हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर का समरी का दूसरा पार्ट। थ्योरी पार्ट बुक से कवर करने के बाद मैंने समरी को दो भागों में रखा है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 देखते हैं क्या है। इसमें हम समझेंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं जो हमने एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 8, जिसमें फिजिबिलिटी पूछी गई थी, इज़ इट पॉसिबल टू डू सो। तो जब भी ऐसा कभी किसी प्रश्न में पूछा जाए तो उसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस। साइंस में पॉसिबल को फिजिबल भी कहा जाता है। दिस इज़ अ टेक्निकल टर्म, पॉसिबल इज़ अ जनरल टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से थोड़ा साइंटिफिक नज़रिया रखते हुए हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और समरी का पार्ट 2 शुरू किया जाए, जिसमें वी विल डू फिजिबिलिटी एनालिसिस और छोटे मोटे कुछ और कंसेप्ट्स। ओके, ये सवाल हम कर चुके हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 4.3 में भी 3 क्वेश्चन दिए हैं। इज़ इट पॉसिबल, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल। तो ये सारे ही फिजिबिलिटी एनालिसिस से संबंधित हैं। इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। एग्जाम्पल फ्रॉम ज्योमेट्री लेते हैं पहले। देयर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम ज्योमेट्री अबाउट फिजिबिलिटी एनालिसिस। सीधे क्वेश्चन है, it is impossible to draw a rectangle whose area is equal to square of its perimeter। ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं जिसका एरिया उसके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर हो जाए, ऐसा देखा जाए। अब ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट की मदद से बहुत ही क्लेवरली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अज्यूम इफ पॉसिबल, चलो मान लेते हैं कि ऐसा एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता है, उसकी साइड्स x और y होंगी, x और y वेरिएबल हैं, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y माना जा सकता है। x लेंथ हो गई और y हो गई विड्थ। रेक्टेंगल के लेंथ बाय विड्थ रेशियो को कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ये एक टर्म है, ये आप याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के वर्ग के बराबर हो, ऐसा आयत बनाना असंभव है। चलो देखते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। ओके, देन एरिया हो जाएगा x इंटू वाई और पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई। सिंपल फॉर्मूले हैं। फ्रॉम गिवन कंडीशंस मान लेते हैं पॉसिबल होता है, तो एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा x y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिंपल है। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स, हमें मिलेगा एक इक्वेशन मिलेगी जो बेसिकली 2 डिग्री की इक्वेशन है। और ध्यान से देखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है। दिस इक्वेशन कैन बी व्यूड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेयर कांस्टेंट, अगर a b c जनरल फॉर्म की बात करें तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 7y और c हो जाएगा 4 टाइम्स y स्क्वायर। दिस कैन बी व्यूड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x वेयर, अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने देखा था डेफिनेशन में। तो a हो गया 4, b हो गया 7y और c हो गया 4y स्क्वायर। ऑफ कोर्स x हैज़ टू बी अ रियल नंबर, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने पर इसके रियल नंबर सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से देखें तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये आएगा -15 टाइम्स वाई स्क्वायर, जो कि हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, 15 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो -15 वाई स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। वाई कुछ भी हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव, विच शोज दैट इस इक्वेशन का x में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर साइड लेंथ x। अब जब साइड लेंथ x ही नहीं मिल पा रही तो सच रेक्टेंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, हेंस इट कैन बी कॉल्ड नॉन फिजिबल रेक्टेंगल। तो ये सवाल आपने हल किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, ज्योमेट्री में इसका एप्लीकेशन देखा। ये एक तरह की फिजिबिलिटी एनालिसिस है।
इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ट्विस्ट करके एडवांस किया जाए और देखते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। डू इट योरसेल्फ। लेट नंबर k डिनोट्स द फॉलोइंग रेशियो फॉर ए जनरल रेक्टेंगल। किसी भी जनरल रेक्टेंगल में हम एक नंबर k या रेशियो k डिफाइन कर रहे हैं जो कि है एरिया बाई पेरीमीटर का स्क्वायर। ध्यान दें, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर का स्क्वायर करने पे भी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो k एक यूनिटलेस नंबर है कि एक पैरामीटर या रेशियो है, k की कोई यूनिट नहीं है, रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि वो सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ के बीच लिए जाते हैं। ऐसा आप साइंस में पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे आगे। k इज़ अ डायमेंशनलेस और यूनिटलेस नंबर। लेट नंबर k डिनोट्स द फॉलोइंग रेशियो फॉर अ जनरल रेक्टेंगल। एरिया बाई पेरीमीटर स्क्वायर को हमने k क्या दिया। एग्जामिन द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रेक्टेंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब k की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके चलते ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा। अभी आपने ऊपर देखा है, वी हैव सीन अबव दैट k कैन नॉट बी 1। ऊपर के प्रश्न में आपने देखा था एरिया कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ रेक्टेंगल हुज एरिया इज स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। बेसिकली एरिया और पेरीमीटर स्क्वायर जब बराबर हो जाएंगे तो k 1 हो जाएगा। तो अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा है कि k कैन नॉट बी 1, k की वैल्यू 1 फॉरबिडन है। अब इस प्रश्न में आपको वो सारी वैल्यूज ढूंढनी है जिसके लिए रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेबल हो जाए। इसका आंसर है k शुड बी लेस देन 1/16। इसे आप हल करें, ऊपर के कंसेप्ट सही होगा, क्वाड्रेटिक बनाएं और फिर उसकी डिस्क्रिमिनेंट की पॉजिटिव वैल्यू के चलते k के कौन कौन से वैल्यूज़ परमिसिबल होंगे उसको एक्सप्लोर करें। तो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस का एक और एग्जाम्पल है। इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमा के पैराफ्रेज किया जा सकता है। स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कैन नॉट बी ग्रेटर दैन डैश टाइम्स इट्स एरिया। अब ये बन गया आपका IIT या कैट लेवल का क्वेश्चन। IIT, कैट, UPSC, NTSC में आते हैं इस तरह के सवाल। स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कैन नॉट बी ग्रेटर दैन डैश टाइम्स इट्स एरिया। तो वो क्या हो, वो वैल्यू आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ऊपर का क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस शब्दों का हेरफेर है, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ पैराफ्रेजिंग। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉम साइंस या फिजिक्स मोर प्रिसाइजली। ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में आ चुकी होंगी साइंस में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ पर S है डिस्प्लेसमेंट, u है वेलोसिटी, t है टाइम और a है एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट लिया जाता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम भी बोल सकते हैं अगर वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे तो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस कैन बी रीरिटन एज a/2 टाइम्स t स्क्वायर प्लस u टाइम्स t माइनस s इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t में। दिस कैन बी व्यूड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t वेयर, अगर जनरल फॉर्म की बात करें, ये ग्रीन वाला जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a हो गया a/2 दैट इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, b हो गया u इनिशियल स्पीड और c हो गया माइनस s नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस। ये सिंपल इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल t है और उसके पैरामीटर्स a b c को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। a हो गया a/2 हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, b हो गया इनिशियल स्पीड और c हो गया माइनस s दैट इज नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस। ये इसी इक्वेशन को आपने घुमा के t के टर्म्स में रीअरेंज किया है सो दैट इट कैन बी व्यूड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। अब देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इन जनरल। ऐसे निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as दैट इज स्पीड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अब जब a नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए यानी स्पीड बढ़ने की बजाय घटती जाए तो उसको हम हिंदी में कहते हैं मंदन और इंग्लिश में कहते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण और डिसेलरेशन को कहते हैं मंदन। अर्थात आपने ब्रेक लगा दिया है और गाड़ी अब
धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, विराम पे आ जाएगी, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे आ जाएगा। नोट व्हेन ए इज नेगेटिव इट इज कॉल्ड डिसेलरेटिंग और रिटार्डिंग मोशन विच विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट। ओके, अब देखते हैं जब ए नेगेटिव होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, यू स्क्वायर माइनस 2as। नाउ अब इस दशा में d इज नेगेटिव इफ u स्क्वायर इज लेस देन 2as। अगर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर 2as से कम है तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा और फिर द मोशन इज नॉट फिजिबल as the defining quadratic equation in time has no roots, which can also be said in other words that the target distance s cannot be covered। इस मोशन के द्वारा टारगेट डिस्टेंस s को कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम के लिए आपको कोई रियल रूट नहीं मिलेगा और कोई मोशन कंप्लीट होने के लिए उसका एक रियल नंबर टाइम वैल्यू तो आनी चाहिए ना। टाइम हैज़ टू बी अ रियल नंबर। अगर टाइम की कोई रियल नंबर वैल्यू नहीं मिल रही अर्थात वो मोशन पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे मोशन पॉसिबल ना होने से अर्थ हुआ कि वो टारगेट डिस्टेंस s ट्रेवल नहीं हो पाएगी अगर u स्क्वायर इज लेस देन 2as। द मोशन इज नॉट फिजिबल एज द डिफाइनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम हैज नो रूट्स। इफ u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2as द मोशन विल बी पॉसिबल एज d विल बी पॉजिटिव। ये d पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिजिबिलिटी के लिए, उसके रूट्स की फिजिबिलिटी के लिए, रूट्स रियल मिलने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। ये हमने थ्योरी पार्ट में देखा था। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिसेलरेशन ऑफ 10 शो दैट विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 it is impossible to cover a distance of 15 units are in MKS। MKS मतलब साइंस में जो आपने टर्म पढ़ा होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये साइंटिफिक पद्धति है जिसमें इंटरनेशनली डिस्टेंस को मीटर में लिया जाता है, वेट को मास को किलोग्राम में लिया जाता है और टाइम को सेकेंड्स में लिया जाता है। तो अगर यूनिट्स आर इन MKS लिखा है तो डिसेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट रिटन यूनिट्स ऑन पर्पज़, ताकि आप MKS सिस्टम से थोड़ा सा अवेयर रहें। ऐसे भी सवाल को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिसेलरेशन ऑफ 10 शो दैट विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15। दैट इज C। नोट दैट हेयर डिसेलरेशन A इज 10, स्पीड इनिशियल जो आपको 12 दी है और आपको जो टारगेट डिस्टेंस टू बी ट्रेवल s इक्वल टू 15 है। अब हमको देखना है वी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ u स्क्वायर एंड 2as। यहाँ पे u स्क्वायर इज लेस देन 2as आ रहा है, आप खुद करके देखें। और हमने ऊपर देखा था जब u स्क्वायर इज लेस देन 2as आता है तो मोशन पॉसिबल नहीं होता है और वो टारगेट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो पाती है। तो ये प्रूव हो गया कि इस सिनारियो में विद दीज वैल्यूज ऑफ डिसेलरेशन, इनिशियल स्पीड एंड टारगेट डिस्टेंस द मोशन इज नॉट फिजिबल बिकॉज u स्क्वायर इज लेस देन 2as which will lead to a negative value for discriminant of the quadratic equation in time frame from second equation of motion. The motion is not feasible, therefore the target distance cannot be covered, hence proved. Intuitively feel that decelerating object cannot travel beyond a point when it will eventually come to rest. अब अगर मोशन डिसेलरेशन या रिटार्डिंग वाला है तो उस ऑब्जेक्ट को हम इंडेफिनेटली मूव करते हुए नहीं देख पाएंगे, कभी ना कभी तो वो रेस्ट पे आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, एक लिमिट के बियॉन्ड वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसको आप इंट्यूटिवली फील करें। मैथमेटिकली तो आपने देखा ही, मैथमेटिक्स को रूटीनली वर्क करने के साथ साथ उसका इंट्यूटिव एस्पेक्ट भी विजुलाइज करना ज़रूरी है, तभी आप उसको फील कर पाएंगे और उसके एप्लीकेशन एस्पेक्ट को बेहतर समझ पाएंगे। तो कंडीशन है व्हेन u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 2as या फिर u इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2as, ये स्क्वायर रूट पूरे पे है।
indicates that a minimum cutoff value of initial speed to cover a target distance. इनिशियल स्पीड की एक मिनिमम कट ऑफ वैल्यू है, वो है √2as, तभी वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगा अंडर अ डिसेलरेटिंग मोशन। अगर एक्सेलरेटिंग मोशन होता तब तो हम ये बात ही नहीं करते, फिर उसमें तो वो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो रुकेगा नहीं कभी, हमेशा मूव करेगा और उसकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। लेकिन डिसेलरेटिंग मोशन में वो एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक दी गई डिस्टेंस s को ट्रैवल करने के लिए उसकी कट ऑफ स्पीड इनिशियली ये होनी चाहिए √2as। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये कट ऑफ स्पीड कह सकते हैं आप इसको, कट ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड, so as to cover a target distance. This is the condition. Again, I would say कि summary classes are designed with more detailing so that transition to class 11 would be less abrupt. क्या होता है कि 10वीं के बाद 11वीं में बहुत तेज झटका लगता है, क्योंकि एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है, टॉपिक्स डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो मैंने क्लास 10th के समरी क्लासेस को, फ्यू की चैप्टर्स की समरी क्लासेस को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया है, जिसको आप ब्रिजिंग कोर्स के रूप में ले सकते हैं। थोड़ा सा आपके उसके ज़्यादा रहेगा, आपको हो सकता है कि आपको लोड ज़्यादा लगे, लेकिन वो जो बच्चे अगर 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की इच्छा रखते हैं, तो उनके ये बड़े काम आएंगी ये क्लासेस। तो दीज क्लासेस, समरी क्लासेस स्पेशली, आर डिज़ाइंड with more detailing on purpose so that transition to class 11 should be less abrupt. अब एक छोटा सा फन फैक्ट देख लेते हैं। गोल्डन रेशियो, ये बात भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकल के आती है, समझते हैं कैसे। पहले एक सवाल है, क्वेश्चन, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच इज 1 more than its reciprocal। अब देखते हैं ये सवाल किस प्रकार गोल्डन रेशियो को लीड करता है। फाइंड ए पॉजिटिव नंबर विच इज 1 more than its reciprocal। चलो मान लिया वो नंबर x है, तो x इज 1 more than its reciprocal, सो द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1 + 1/x। ठीक है, वो नंबर x है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। दिस विल गिव अस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट। आप उसको सॉल्व करने पर पाएंगे उसका सोल्यूशन एक इर्रेशनल नंबर होता है, जो कि है 1 + √5/2। आपको ये याद रहना चाहिए, ये कई बार इक्वेशन आती है x² + x - 1, आई थिंक, यस, x² - x + 1 = 0। अब उसको करके देखें। हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर टेढ़े मेढ़े ज़रूर होते हैं, बट उनकी एक अलग विचित्र विशेषता है, उनमें कई सारे छुपे गुण होते हैं। एक इर्रेशनल नंबर आप जानते हैं पाई, जो सर्किल को डिफाइन करता है। एक इर्रेशनल नंबर √2 है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक और इर्रेशनल नंबर है 1 + √5/2। ऑब्वियसली दिस इज इर्रेशनल बिकॉज √5 इज इर्रेशनल, जिसकी वजह से ये सारा कंटामिनेट होकर इर्रेशनल बन जाता है, और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.618। इसी को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो या गोल्डन नंबर। दिस नंबर एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो या गोल्डन नंबर। दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो, रिटन बाय सिंबल फाई। फाई इसका प्रतीक है और इसकी लगभग मान होता है 1.618, और एग्जैक्ट इर्रेशनल वैल्यू होती है 1 + √5/2। और इसकी विशेषता ये है कि वो ये अपने रेसिप्रोकल से एक ज़्यादा होता है। इस गोल्डन रेशियो का महत्व ये है कि रियल वर्ल्ड में द नंबर 5 फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिप्रेजेंट आइडियल प्रपोर्शंस इज यूज्ड इन आर्ट एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन और आर्ट में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि इस रेशियो के द्वारा लिए गए नाप जोख और उनसे बने चित्र या आकृतियाँ या मॉन्यूमेंट्स ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग लगते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती, ये इसकी विशेषता है गोल्डन रेशियो की। अगेन इट्स अ पेक्यूलियर इर्रेशनल नंबर। आप इसको पाई और √2 की लीग में रख के रख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये निकला है, इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में ही कवर कर लिया। गोल्डन रेशियो एंड लियोनार्डो दा विंचीज विट्रूवियन मैन, इसके बारे में पढ़िएगा। गोल्डन रेशियो का बड़ा महत्व है एंशियंट ड्राइंग, आर्किटेक्चर और शिल्पकला में, आर्किटेक्चर में। और लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ, जो गणितज्ञ भी थे, चित्रकार भी थे और फिलोसोफर भी थे,
उन्होंने विट्रूवियन मैन नाम का एक चित्र बनाया था। इसका क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, एक जनरल नॉलेज भी है और मैथमेटिकल जीके यू कैन से, डू इट योरसेल्फ, रीड अबाउट इट। एंड द ट्राइंगल 36, 72, 72 डिग्री ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल आप ऐसा बनाए जिसके 3 एंगल हो 36, 72, 72, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 2 इक्वल साइड्स टू लेंथ ऑफ इट्स बेस इज गोल्डन रेशियो। लॉन्ग बाई शॉर्ट साइड का रेशियो, लॉन्गेस्ट बाई शॉर्टेस्ट साइड का रेशियो आ जाएगा गोल्डन रेशियो। आप ये बना के देखें, इसकी भुजाओं की लंबाई आप कुछ भी रखें, अगर एंगल्स ये हैं तो लंबी और छोटी भुजा का जो रेशियो आएगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो देयर वी विल गेट ओनली 2 लेंथ्स ऑफ साइड्स, तो बिगर साइड डिवाइडेड बाय स्मॉलर साइड का रेशियो आ जाएगा 1.618 अप्रॉक्सीमेटली। साइड लेंथ कुछ भी हो, रेशियो यही रहेगा अगर ये एंगल रखे गए हैं तो। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई आपसे कहे कि इसको गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्डन ट्राइंगल, और ज्योमेट्रिकली इसको विजुलाइज करने का ही तरीका है। डिज़ाइन ऑफ फेमस ब्रांड्स एंड लोगोज, नेशनल जियोग्राफिक का जो लोगो होता है, ये येलो रेक्टेंगल है, ये गोल्डन रेक्टेंगल कहलाता है। इसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो 5 होता है। गोल्डन रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो होता है लगभग 1.618, ये नेशनल जियोग्राफिक का ब्रांड लोगो है। इस प्रकार कई और डिज़ाइंस हैं, कई और ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने लोगों को गोल्डन रेशियो के अनुसार ही डिज़ाइन किया है। आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा, शायद एप्पल का भी है या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अच्छा, इस गोल्डन रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि इसमें से अगर आप स्क्वायर को कार्व आउट कर लो, शॉर्टर साइड पे स्क्वायर बना के उसको काट लो, तो जो रेक्टेंगल पार्ट बचेगा वो भी अपने आप में गोल्डन रेक्टेंगल ही होगा। और इस एक्सरसाइज को कितनी बार भी दोहराओ, आपको जो रेजिड्यू रेक्टेंगल मिलेगा वो होगा गोल्डन रेक्टेंगल। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग, सिंस द टॉपिक इज इमैनेटिंग फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आई हैव कवर्ड इट हियर। एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ चैप्टर। इसके बाद अब अगला क्लास भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सतत श्रेणी अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आगे भी चलेगा, अगली क्लासेस में भी आएगा, क्लास 11 में फिर से आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज के रूप में। ओके, दिस क्लास इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने थ्योरी पढ़ी और समरी पार्ट थोड़ा डिटेलिंग के साथ देखा। दिस क्लास इज ओवर।